नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है हिस्ट्री की। ठीक है ना। शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है, सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि ऑथेंटिक ही बुकों से क्वेश्चन आते हैं। आई बात समझ में? तो हर एक लाइन अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और ये अपना पाठ चल रहा है कौन सा? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब ये यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ने। ये पढ़ दिया है भाई। सिलेसिया में बंद करो, मुसलोनी कहाँ थे, है ना, कृषक विद्रोह 1848 पढ़ दिया है अपन ने। भूख कठिनाई और जन विद्रोह, साइबेरिया भेज दिया, पोलिस भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। ग्रेट पावर कौन थे? कौन कौन से देश थे? रूस, प्रसा, राष्ट्रीय। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रोटफील्ड जैसे रोमांच चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों दास बालक में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों व जन काव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। यूजिन दे ला क्रोआ, द मैसेकर एट क्यूओस 1824। रोमानी कल्पना, राष्ट्रीय भावना, क्रांतियों का युग 1830 से 1848। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मार्सेई जगह है ये, यहाँ तो ही यंग इटली की स्थापना, बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। बेजनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। बेजनी इटली से क्रांतिकारी, सेंसर ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। 1800 के बाद एक नया रूढ़िवाद। और उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। 1797, 1814-15। वियना की शांति संधि कब हुई? 1814-15। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821। 1848 फ्रांस में क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 भी प्रसिद्ध है। 1859 से 1870। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण 66 से 71। हैब्सबर्ग ऑटोमन साम्राज्य, स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है 1905। ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। ठीक। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अनस्ट रैनन, राष्ट्र क्या है? एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर एक महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जम से होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जन्म संग्रह, प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब जो पढ़ेंगे उस पे चलते हैं। ये कौन सा चित्र है भाई? रोमांच चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर एक घटना को चित्र करता है जिसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। देला क्रोआओं ने
तुर्कों ने। देवनाक राव ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। भारत और समकालीन रश्मि, ये किताब का नाम है। आगे चलते हैं। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। सिलेसिया बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से पढ़ेंगे भाई। उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। 1857 तो अपने हुई थी क्रांति, 1857। तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। संविधानवाद की मांग को उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। राजनीतिक संगठनों ने कौन से शहर में? फ्रैंकफर्ट शहर में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा शानदार, वो गलत होगा भाई, अगर ज़्यादा गहराई से पूछ ले। अगर समझ पे आएगा ना तो उसको तो कर देंगे, फैक्ट का मामला गड़बड़ाएगा। कोई बात नहीं, फिर से देख लेंगे हैं। मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। फिर से क्या है ना, इनके जो क्वेश्चन आंसर है ना, ठीक है ना, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, उनको देख लेंगे, जिससे कि क्या है कि पूरा पार्ट लगभग में दोबारा से हो जाएगा। आई बात समझ में? दोबारा से, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचन प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये भाई संख्या पूछ ली जाती है, 831, 18 मई 1848। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। फ्रैंकफर्ट संसद में कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने स्थान ग्रहण किया था? 831। अपना स्थान ग्रहण कब किया था? 18 मई 1848। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रेसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, प्रेसा काफ़ी शक्तिशाली राज्य था भाई, पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं को साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। अच्छा, ये भी कड़ला हो रहा है भाई, मना कर दिया ताज पहनना विरोधी। जहाँ कुलीनबर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर
हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरी और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तो महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। ये तो गलत था भाई। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई। कौन? रूढ़िवादी ताकतें। किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजाशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने, ये पश्चिमी यूरोप में पहले ही हो चुका था। पूर्व पश्चिम। इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब ये समझें कि भाई यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद को देख किधर हुआ था, पूर्व या पश्चिम? पश्चिम में हुआ था, बाद में पूर्व। इस प्रकार हेम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हेम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों की ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हंगरी के लोगों को। हालांकि इससे निरंकुश मैंगेयारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। मैंगेयारों है ना, और हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश मैंगेयारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। निरंकुश थे मैंगेयारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। जर्मनी और इटली का निर्माण। विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह है। ऊपर उद्धृत 3 लेखकों द्वारा महिलाओं के अधिकार के प्रश्न पर व्यक्त विचारों की तुलना करें। उनसे उदारवादी विचारधारा के बारे में क्या स्पष्ट होता है? यहाँ पे भाई उदारवादी का अलग अर्थ है, आई बात समझ में? हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायत देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद समकालीन रंगीन चित्र। ऊपर बाईं दीर्घा में महिलाएं बैठी है। संसद है भाई, है बाईं दीर्घा में फ्रैंकफर्ट संसद। नए शब्द नारीवाद। ये नारीवाद पहले भी आ चुका है। नारीवाद स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। नए शब्द स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था? ठीक है, देखते हैं। उदारवादी राजनीति कालवेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए।
कालवेलकर वही है जो फ्रैंकफर्ट संसद में निर्वाचित सदस्य थे। प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है, ठीक है ना। ये किसके विचार हैं? ये वही हैं उदारवादी राजनीति कालवेलकर, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है, और वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिलाएं जो कमज़ोर, निर्भक और दम्भु है, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। क्या हमें कोई प्रमाण चाहिए कि उन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? क्या हमें कोई प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? लुइंजे ओटो पीटर्स 1819 से 95 एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, महिला है, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा। दोबारा देख ले, लुइजे ओटो पीटर्स 1819 से 95 एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 प्रथम में निम्नलिखित संपादकीय छपा। आइए हम यह पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत है। सभी लोग सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आदि मानव जाति के फायदे के लिए यानी पुरुष। मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों की प्रतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। पल्ले नहीं पड़ी भाई, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है भाई। देख, ये महिला है, अब महिला के विचार रहे हैं। इनका जीवन काल है 1819 से 95 तक। एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम में निम्नलिखित संपादकीय छपा जो संपादकीय अब भी अखबारों में आता है, ठीक है ना, बीच में। आइए हम यह पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत है। सभी लोगों, सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आदि मानव जाति के फायदे के लिए है यानी पुरुष। मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परितंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। बात तो सही है भाई, महिलाओं के हकों की बात की गई है। उसी अखबार के एक अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेदुकार और अविवेकपूर्ण है। 25 जून 1850। जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है, जिसका वे इस्तेमाल करती है और जिम्मेदारियां भी उठाती है, हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? क्या यह लज्जा की बात नहीं कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को, जो काफ़ी संपत्ति की मालकिन होती है, इसमें भी संपत्ति की बात की जा रही है भाई, मालकिन होती है, इसी हक से वंचित रखा जाता है। यद्यपि ये राज्य के रखरखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती है। इसका मतलब है संपत्ति है जो ही वोट देने का हक रखते हैं। इस विद्वानी के अनुसार अपने सिस्टम सही है, सभी समान है, सभी को वोट देने का अधिकार और सभी का वोट का मूल्य बराबर है। ये नहीं है कि भाई कोई पैसा वाला है या फिर जिसके पास में ज़्यादा संपत्ति है या फिर जो ज़्यादा अधिकारी है, ऊंचा अधिकारी है या फिर राजनीतिक अधिकारी, तो उसका वोट का ज़्यादा मूल्य होगा। नहीं, एक मूल्य है सभी का। रखरखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती है। आगे चलते हैं। सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद।
ऊपर उद्धत 3 लेखकों द्वारा महिलाओं के अधिकार के प्रश्न पर व्यक्त विचार की तुलना करें। उनसे उदारवादी विचारधारा के बारे में क्या स्पष्ट होता है? ठीक है। प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। मेंगियारों, हालांकि से निरंकुश मेंगियारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। अब है जर्मनी और इटली का निर्माण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शानदार है, हर एग्जामों के लिए बहुत महत्व रखता है। जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? जर्मनी की बात आ रही है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। उसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसने जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा, राष्ट्रीय भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा स्थापित थे। एक मिनट, पहले जर्मनी की बात आ रही है। रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दी। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों चैंकर ने भी समर्थन किया। भूस्वामियों, जुंकर्स। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। बात है न वही है, आई समझ में। चाहे वो अपने जमींदार हो, चाहे वो यूरोप के जमींदार हो, सब उनकी सिचुएशन सेम है। जब अपने पे आ पड़ती है और अपने हितों का जब हनन होने लगता है तो सभी उठ खड़े होते हैं और सब एक साइड हो जाते हैं। आई समझ में। जमींदार एक हो जाएंगे, जनता एक हो जाएगी। ये है, ने भी समर्थन किया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी में कौन था? जर्मनी में है ना, बिस्मार्क है, जर्मनी से संबंधित है बिस्मार्क। आंदोलन का नेतृत्व, जिसका प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है ना, प्रशा ने, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई। प्रशा काफ़ी शक्तिशाली और बड़ा राज्य था भाई। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसको? राजा विलियम को। शॉर्ट में दे रखा है। वर्साय में एक समारोह हुआ था जनवरी 18। वर्साय की संधि तो नहीं है ये 1871 में। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये बताइए, जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? प्रशा के राजा विलियम प्रथम को, जनवरी 1871 में। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश में हॉल ऑफ मिरर्स में हुई।
सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल के बेहद ठंडी शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। प्रसा के काइजर पूरा नाम है काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में, ठीक है ना। 18 जनवरी 1871 शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स। जनवरी 1871 जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। प्रसा राज्य की जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानून तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के अक्सर एक मॉडल बना। बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। अंत वॉन वर्नर की कृति वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा। चित्र के बीच में काइजर और प्रेसियाई सेना के मुख्य कमांडर जनरल वॉन रून खड़े हैं। उनके पास बिस्मार्क है। इस विशाल कृति 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर को चित्रकार ने 1885 बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया था 1885 में। चित्र के बीच में काइजर और प्रेसिया सेना के मुख्य कमांडर चित्र के बीच में मुख्य कमांडर जनरल वॉन रून खड़े हैं। उनके पास बिस्मार्क है। जब ये दोनों भाई ये ऊंचे स्टेज पे है ना, तो ये दोनों होंगे। ये तो सेना के सेनापति वगैरह होंगे नीचे। उनके पास बिस्मार्क है। जनरल वॉन रून खड़े हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इटली का आएगा अब। एकीकरण इतना ही है यार। ये जर्मनी का है। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ओटोमन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। ठीक 1871 में वर्षा में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया जनवरी 1871 में। 18 जनवरी की बात है। शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स मिरर्स है ना, मिरर्स। अब इटली। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। जब है ना इटली में ज़्यादा टाइम लगी थी एकीकरण को होने में, जर्मनी में कम टाइम लगा था, है ना। 5-7 साल लगी थी जर्मनी में। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में कितने? 7 राज्यों में, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। सार्डिनिया पीडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था।
दोबारा देख। इटली। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली के अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। अब उसने पूछ लिया, ये बताइए 19वीं सदी के मध्य तक इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 6, 5, 7, 8? 7, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। क्षेत्रीय और स्थानीय मौजूद थे। 1830 के दशक में जूसेप मेजनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। किसने? मेजनी। तो देख, इटली है ना, मुसोलिनी, मेजनी, और जर्मनी बिस्मार्क, हिटलर। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। ये आ चुका है, यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? मेजनी ने। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर एमुनुएल द्वितीय पर आ गई। पूछ सकता है वो, बताइए जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रसा के। और जो इटली में जो एकीकरण हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? सार्डिनिया पीडमांट, ये राज्य था ना, के शासक विक्टर एमुनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर तगड़ा था भाई। काबूर जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। ये सही है भाई, न तो क्रांतिकारी न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह भी इतालवी भाषा में कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, फ्रांस से कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। आई बात समझ में? इतालवी भाषा से कहीं बेहतर वह फ्रेंच बोलता था और फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जूसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। नियमित सैनिकों के अलावा जूसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। गैरिबाल्डी, जब सुन गैरिबाल्डी भी संबंधित है, जब गैरिबाल्डी जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1861 में मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमुनुएल की पत्नी थी। उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमुनुएल की पत्नी थी।
गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी भी इटली से है। गैरिबाल्डी है तो काबूर भी इटली से है। प्रमुख मंत्री काबूर। सिडनी पिडमंट 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। ठीक है ना। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश करेंगे और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते कि ला टालिया विक्टर एमनुएल की पत्नी थी। ब्रिटेन की अजीब दास्तान, इससे पहले रहा है उनको देख लेते हैं। देखें, क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में रहने वाले खुद को इतावली मानते होंगे? कह का मतलब तो यह है। जांच करें कि कौन सा क्षेत्र सबसे पहले एकीकृत इटली का हिस्सा बना। सबसे आखिर में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ? किस साल सबसे ज़्यादा राज्य एकीकृत इटली में शामिल हुए? इस व्यंग्य चित्र का वर्णन करें। इसमें बिस्मार्क और संसद के निर्वाचित डेप्यूटीज के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है? यह चित्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्या व्याख्या करना चाहता है? शक्ति के बल पर। इस व्यंग्य चित्र का वर्णन करें। इसमें बिस्मार्क और संसद के निर्वाचित डेप्यूटीज के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है? यह चित्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्या व्याख्या करना चाहता है? जर्मन राइखस्टिंग संसद में ऑटो वन बिस्मार्क पिंगारो से पियना 5 मार्च 1870। ऑटो वन बिस्मार्क फिगारो से वियना 5 मार्च 1870। ठीक। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 71। इसमें कम टाइम में लगी थी जर्मनी के में, ज़्यादा टाइम लगी थी इटली के में। प्रसा 1866 से पहले। ओटो प्रसा युद्ध 1866 से पहले प्रसा द्वारा विजित। जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग 1867। जूम कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। प्रसा 1866 से पहले, इस कलर का तो ये मतलब है। ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध 1866 से पहले प्रसा द्वारा विभाजित है, इसका मतलब ये है। जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग 1867। जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रसा में शामिल 1867। जर्मन साम्राज्य की स्थापना हेतु दक्षिण जर्मन राज्य प्रसा में शामिल 1871। फ्रांस प्रसा युद्ध में प्रसा द्वारा विजेता 1871। एक एक को लेते हैं ना। जब नीला का क्या मतलब है? प्रसा 1866 से पहले। काफ़ी एरिया था यार प्रसा का। पोमेरेनिया, पश्चिमी प्रसा, पूर्वी प्रसा, ब्रेडेनडेनबर्ग, पोसेन, सिलेसिया और इधर है वेस्टफेलिया राइनलैंड। फिर ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध 1866 से पहले प्रसा द्वारा विजित। पीड़ा 1866 से पहले प्रसा द्वारा विजित। स्लेस्विग होल्स्टीन, एनोवर, ब्रुसविक, एसेनासा। काफ़ी एरिया था प्रसा का ना। ये तो है ही है। और ये कब जीता था उसने? 1866 से पहले प्रसा द्वारा विजित। फिर जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग 1867। ये कौन सा गहरा हरा? जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रेलियाई भूभाग 1867। जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रसा में शामिल 1867। ये वाला जब प्रसा 1866 से पहले। ठीक है।
ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध 1866 से पहले प्रसा द्वारा विकसित पीड़ावाड़ा। जे के बाद में जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग 1867। ये वाड़ा जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रसा में शामिल 1867। जर्मन साम्राज्य की स्थापना हेतु दक्षिण जर्मन राज्य प्रसा में शामिल 1871। बेडेन वेस्टबर्ग बावेरिया फ्रांस प्रसा युद्ध में प्रसा द्वारा विजित 1871। फ्रांस प्रसा युद्ध में प्रसा द्वारा विजित 1871। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 71। पूर्वी प्रसा, पश्चिम प्रसा, पोपेरेनिया, पोसेन। यार ये नाम याद नहीं होते हैं, ये ऊट पटांग से नाम है, इस वजह से और कोई दिक्कत नहीं है। सलेसिया और ये पहले का है 1866 से पहले का है ना। जर्मन महासंघ से बेदखल है। ये गहरा हरा जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रसा में शामिल 1867। ठीक है। फिर फ्रांस प्रसा युद्ध में प्रसा द्वारा विजित 1871। प्रसा द्वारा विजित 1871। जब ये है वो ये वाड़ा रूसी साम्राज्य में मिला लिया है। गजब। और ये तो देख चुके हैं अपन 2.7 इंटू 2.7। जनरल वॉन रून खड़े हैं और उनके पास बिस्मार्क। शायद ये हैं दोनों। ठीक। अब चलते हैं आगे। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कितना रहा है पाठ? ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ज़्यादा नहीं है। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज वेल्श स्कॉट आयरिश की मुख्य पहचान नर जाति है एथेनिक थी। इन सभी जाति समूह की अपनी अंग्रेज वेल्श स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नर जाति है यानी एथेनिक थी। इन सभी जाति समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे अगल राष्ट्र की धन दौलत अहमियत और सत्ता में वृद्धि वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आगल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आगल संसद ने 1688 में राजतंत्र से
ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड का अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आगल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। गैलिक आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हासिल हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। कौन? आयरलैंड। किन किन में बटा हुआ था? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की, यानी पक्षपात किया कैथोलिक देश पर। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कुछ कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया। कैथोलिक विद्रोह को, ठीक है भाई, निर्ममता से कुचल दिया गया। चूँकि शायद बहुसंख्यक थे, शायद प्रोटेस्ट, उन्हें कुचल दिया गया। वॉल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1797 की अगुवाई में एक हुए सफल ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कुछ कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वॉल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1797 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ये एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल सांस्कृतिक प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी ग्रुप में ही रह पाए। चित्रकार ने गैरिबाल्डी को सारणी पिडमंट के राजा को जूते पहनाते दिखाया गया है। अब इटली के नक्शे को फिर देखें। यह व्यंग्यचित्र क्या कहने का प्रयास कर रहा है? इटली। गैरिबाल्डी जूते पहनाते दिखाया गया है। गैरिबाल्डी सारणी पिडमंट के राजा विक्टर एमुल II को इटली नामक बूट जूता पहनने में मदद करते हुए 1859 का अंग्रेजी व्यंग्य चित्र है। 1859। जूसेफ गैरिबाल्डी 1860 से 82, यानी कि तो हटा दें। पियासी में से 7, मैंने 1807 जब 10 मान लें, जब 10 मान ली, जब 70 और 2 72, 72 और 3 75 साल जिया था भाई। संभवतः इटली के स्वतंत्र सेनानियों में सबसे मशहूर है। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था और वह उसमें व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात मेजनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा। किसकी बात कर रहे हैं अपन? गैरिबाल्डी के। किससे मुलाकात हुई? 1833 में मेजनी से जुड़ा। और 1834 में पिडमॉन्ट के गणतंत्र विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा।
वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 उसने विक्टर एमेनुअल सेकंड का समर्थन किया, जो इतालवी राज्यों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा था। और 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 हज़ारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। 1860 में इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट के नाम से लोकप्रिय हुए। रेड शर्ट 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। रेड शर्ट फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। 1870 में जब प्रसाद से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए। 1870 में जब प्रसाद से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुए। पेपल राज्य रेड शर्ट हार की थी भाई, किस किस से? फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी। पेपल सैनिक फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुए। नर जातीय एक साझा नस्लीय जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। नर जातीय एकीकरण के बाद इटली नक्शे में एकीकृत राज्यों के वर्षों को दर्शाया गया है। इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हुआ था किसका? 1858 1858 के बाद में है ना 1858 फिर मैंने 1858 से 60, ठीक है। फिर 60 के बाद में ये भी 60 ही है, 1858 से 60 और 60, फिर 66 है, फिर 70 है, 66 फिर 70। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक, कोई दिक्कत? ट्यूनिस एकीकरण के बाद इटली नक्शे में एकीकृत राज्यों के वर्षों को दर्शाया गया है। जब 1858 और ये 58 में, फिर 60 है, 60 के बाद में 66 है, फिर 70 है, यानी कि सबसे लास्ट में है ये ट्यूनिसिस। इसमें क्या है? एकीकरण से पूर्व इटली के राज्य दोनों सिसिलियों का राजतंत्र है ना, दोनों सिसिलियों का राजतंत्र ट्यूनिस, पेपल राज्य टस्कनी, मोडेना, परमा, सेवो सार्डिनिया, मोनाको, सान मेरिनो, वेनेसिया, लोम्बार्डी स्विट्जरलैंड, सेवो सार्डिनिया है ना, लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मोडेना, मोनाको, टस्कनी, सान मेरिनो, पेपल राज्य ट्यूनिस। ब्रिटेन जीवदाह स्थान इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड हॉलैंड के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय भाषा पढ़ने की मनाही थी। गैलिक भाषा स्कॉटिश हॉलैंड के लोगों को, हॉलैंड्स के लोगों को
ब्रितानी झंडा, यूनिक जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुनः राष्ट्र इस संघ में माथा सहयोगी ग्रुप में ही रह पाए। चित्रकार ने गैरिबाल्डी और रानी पिडमांट के राजा को जूते पहनाते दिखाया गया। अब इटली के नक्शे को फिर देखें। ये व्यंग्य चित्र क्या कहने का प्रयास कर रहा है? इटली का जूता पहना रहा है पूरा। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम शामिल कर लिया गया। आयरलैंड किन किन धर्मों में बटा हुआ था? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। पॉल पटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए सफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आकर्षण के प्रचार प्रसार किया गया। देख, आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हासिल हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धर्म थे में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने था तो ये ईसाई का ही, लेकिन ईसाई में भी अलग अलग थे, है ना। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की, है ना। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वॉल्फटाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1797 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ये क्वेश्चन आ चुका था। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी। गैरिबाल्डी। विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर है। एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुटते चले गए और उनकी संख्या 30,000 पहुँच गई। रेड शर्ट के नाम से लोकप्रिय है गैरिबाल्डी। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, इसको पढ़ेंगे बाद में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।